स्वागत है एक बार फिर से आपका इस खास पेशकश में, जहां हम लोग वेल्थ क्रिएशन के आइडियाज़ पे बातचीत कर रहे हैं। अभी हमने शंकर सर से बातचीत की और कैसे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करें वो सीखा। शंकर सर, अब थोड़ा स्पेसिफिक आते हैं। उस पोर्टफोलियो के अंदर कुछ भरना है, उस बॉक्सेस के अंदर कुछ डालना है, तो क्या खास सेक्टर हो सकता है कोई जो आपको अच्छा लगता हो, या कोई स्पेशल थीम आपको अच्छी लगती हो, वो बताइए। मेरा ये मानना है नीरज के मैं भारत को एक एक सिंगल देश की तरह से नहीं देखता हूं। एक निवेशक के नजरिए से अगर मैं देखूं तो वैसे तो एक सिंगल देश है ही, लेकिन एक निवेशक के नजरिए से मैं इसको एक कलेक्शन ऑफ कंट्री समझता हूं। समझ लीजिए ये यूरोपियन मिनी यूरोप की तरह से आप देखिए कि इसमें हर स्टेट या दो दो स्टेट को अगर जोड़ लें तो वो हार्डली आप समझ लीजिए मतलब कि आपके यूरोप के कई देशों से ज्यादा जीडीपी होंगे उनके। तो अगर आप इस तरह से अगर देखें भारत को तो ये 15 से 20 देशों का एक चादर है, एक मोज़ेक है। और मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि इस 20 देशों को जो एक जोड़ के भारत का नाम दिया गया है, उसमें मैं दो दो देश में चार चार देश में बिजनेस करने वाली कंपनियों से कैसे निवेश करूं जिससे कि उनको अपने जो रीजन है, एरिया है, वहां का जो ग्रोथ है उसका फायदा मिल रहा हो और मेरे को उसके चलते उसका फायदा मिले। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं नॉर्दर्न इंडिया सेंट्रिक कुछ कंपनी देखूं जो कुछ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाती हूं, जिनका मार्केट साउथ नहीं है, ईस्ट नहीं है, वेस्ट नहीं है, बट वो नॉर्थ में बहुत स्ट्रांग है, मेरे लिए वही इनफ है। क्योंकि नॉर्थ का ही मार्केट अगर कोई आदमी कोई कंपनी 10-20% कैप्चर कर ले किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस में, तो वो नंबर आज की डेट में भारत जो 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और उसको अगर आप रीजनली देखो तो 200 400 500 बिलियन के दो दो चार चार स्टेट्स की जीएसडीपी होगी, करेक्ट, जो कि अच्छे अच्छे देशों की नहीं होती। तो मैं उस 400-500 बिलियन के क्लस्टर्स को पकड़ूं, 5 क्लस्टर, 7 क्लस्टर, 10 क्लस्टर जितने भी हो, और उनमें कंपनियां चुन लो जो वहीं पर काम करते हो, उनका स्ट्रेंथ हो, लोकल नॉलेज हो, लोकल विजडम हो, लोकल डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसमें जो पैसा बनेगा वो नेशनल लेवल कंपनियों में शायद शायद उतना ना बने। तो अगर मैं एक छोटा सा एफएमसीजी कंपनी देखूं जो जो कि सिर्फ एक रीजनल मार्केट को केटर करता हो, वो स्पाइसेस बनाता हो, स्नैक फूड बनाता हो, कुछ भी बनाता हो, वहां पर स्ट्रांग है, उसकी पहुंच है, पकड़ है, रीच है, वो हिंदुस्तान लीवर और नेस्ले से कहीं ज्यादा प्रॉफिटेबली compete कर सकता है। सिमिलरली रियल एस्टेट की कंपनियां देखूं, अगर आप मुंबई देख लें साहब, तो मुंबई को एक शहर तो है ही नहीं, मुंबई मेरे ख्याल से 6 शहर है। आप दिल्ली देख लीजिए तो एनसीआर को एक शहर तो है नहीं, वहां 6-6 शहर है। अगर आप कंपनियां पकड़ो जो कि अपने ही एरिया में बिजनेस करती हो, वहां पर स्ट्रेंथ हो और उनमें वो मार्जिन ज्यादा कमा सकते हैं बिकॉज कॉस्ट स्ट्रक्चर बहुत बहुत ही ज्यादा कम है कंपेयर टू लार्जर कंपनीज, वो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी इंडिया में है। मैं इंडिया को अब एक देश की तरह निवेशक के नजरिए से देखना मैंने छोड़ दिया है। मैं इंडिया को 5 देश 10 देशों के हिसाब से देखता हूं। एक एक देश की जीएसडीपी अगर देखें 400-500 बिलियन डॉलर है, उसमें मैं छोटी छोटी कंपनियां देखता हूं जो कि आज 100 करोड़ की टर्नओवर कर रही हूं, लेकिन बिकॉज उनकी वो स्ट्रेंथ है लोकल, वो 500 करोड़ पहुंचेंगे, 50 करोड़ का प्रॉफिट कमाएंगे, 20 की मल्टीपल 1000 करोड़ होगा। अगर आपने आज उसमें 5% ले लिया हो तो साहब वो 50 करोड़ 100 करोड़ का पोजीशन बन जाता है, आपने 2 करोड़ रुपए डाले उसमें। तो करेक्ट। तो ये जो बिग अपॉर्चुनिटी इंडिया बड़ी में ये है, जी, आप क्या भारत को एक देश की तरह देखना बंद करें और इसे आप रीजनल देखें, क्लस्टर्स में देखें और फिर कंपनियों को चुनें उन क्लस्टर्स। तो बड़ी कंजम्पशन की थीम इसमें फिट बैठती है सर, जैसे कि कुछ नॉर्थ ईस्ट की बड़ी मान लीजिए वेडिंग अपैरल बनाने वाली कंपनीज हैं, या कुछ शू मेकिंग कंपनीज हैं, इस तरह के आइडियाज ढूंढने चाहिए जो रीजनल है लेकिन बहुत ही स्ट्रांग प्रेजेंस है उनकी। फ्रैंकली हर तरह की इंडस्ट्री में, उद्योग में आपको आपको इस तरह की कंपनी, जैसे मैंने रियल एस्टेट का, स्नैक फूड का, आप अपैरल में देख लें, स्पाइसेस में देख लें, आप फुटवेयर में देख लें, आप गारमेंट्स में देख लें। बिकॉज कई ब्रांड्स इंडिया, जैसे मैं कहता हूं कि आपकी नॉर्थ की ब्रांड हो सकता है साउथ में ना चले, बिकॉज लोगों के टेस्ट अलग है। वेस्ट वाली ब्रांड ईस्ट में ना चले, टेस्ट अलग है। तो मैं इसको एक देश की तरह देखूं ही क्यों? मेरा यही सिंपल सवाल है और इसके चलते कई आपको जवाब मिलेंगे मार्केट से कि हाँ बात बात सही है। रियल एस्टेट की छोटी कंपनी देख लो जो कि सिर्फ एनसीआर में बिजनेस करती हो, वहीं पर इतना ग्रोथ है साहब कि उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं कहीं पर। करेक्ट। तो ऐसे चुनिंदा स्टॉक ढूंढिए, जो इशारा करके शंकर सर ने बताया कि आपको रीजनल स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर जो हैं, जो आगे बहुत अच्छे रिटर्न दे सकते हो, कर सकते हैं। शंकर सर, हमने पोर्टफोलियो बनाना सीखा और हमने उसके अंदर क्या फिट किया जाए वो भी सीखा। और
आप गाना सर बहुत अच्छा गाते हैं, मूवीज़ का बड़ा शौक है, मैंने ऐसे देखा आपके ट्वीट से। मुझे आप कई बार ट्वीट में ना सटायर अंदाज में वो लिखते हैं, तो 2 लाइन गुनगुनाइए सर कुछ। ठीक है, मैं एक 2 लाइन गाता हूँ। और ये गाना इसलिए मेरे को लगता है अनुकूल है क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले 18-22 महीनों में एफआईआई ने बहुत सेलिंग की और सामने में ढाल की तरह हमारे छोटे निवेशक खड़े हो गए और उन्होंने सारी तीरें ले ली और बर्दाश्त कर गए, उतार चढ़ाव भी देखा और इसमें बहुत दुख भी हुआ, दर्द भी हुआ, लेकिन बाद में दिल तो हमने ही जीता। तो इसके लिए दिलीप कुमार साहब ने गाया, एक गाना गाया था, बहुत पुरानी पिक्चर है, दिल दिया दर्द लिया नाम था पिक्चर का, रफी साहब ने गाया था गाना। गाना ये, दिल रुबा मैंने तेरे प्यार में क्या क्या न किया, दिल दिया दर्द लिया, दिल दिया दर्द लिया, कभी फूलों में गुजारी, कभी कांटों में जिया, दिल दिया दर्द लिया। तो ये एफआईआई क्या बात का दर्द था और हमें उन्हें दिल दिया और लास्ट में आप देखिए फूलों में भी गुजारा ये टाइम, कांटों में भी गुजारा, लेकिन लास्ट में फूल फूले हमारे सामने साहब। सर मैंने तो इसमें एक नारा भी दिया था कि एक दिन जरूर आएगा जब रिटेल निवेशक जीतेगा और एफआईआई का घमंड टूटेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और बहुत दीपावली की शुभकामनाएं आपको। बहुत ही शानदार आपने गीत के जरिए हमारे निवेशकों को ये बताया कि हम किस तरीके से सोचते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। दिवाली की ढेरों आपको शुभकामनाएं, आपके शुभचिंतकों को शुभकामनाएं, और हमारे आवाज़ के दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग सबको भी नमस्कार। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप